प्यारे विद्यार्थियों, कल जब हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया था कि IR रेडिएशन के अंदर जो ऊर्जा होती है और उन विकिरणों का किसी कार्बनिक यौगिक के द्वारा अवशोषण होता है तो उसके वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर चेंजेस आते हैं। यदि कम ऊर्जा के विकिरण का अवशोषण होता है तो रोटेशनल एनर्जी लेवल के अंदर संक्रमण होता है और हमें अलग अलग डिस्क्रीट लाइंस जो है स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती है। और यदि 10 की घात 2 या 10 की घात 4 सेंटीमीटर इनवर्स के विकिरण का यदि अवशोषण होता है तो उनमें वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर संक्रमण होता है। तो इस प्रकार से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। और तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है, जो डिस्क्रीट लाइंस आती हैं, वो एक्चुअली में क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब इसकी थ्योरी के बारे में हम और डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि जब कोई कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, तो यदि हम ऐसा माने कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें एटम्स वो बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए हैं, लेकिन वो इतने टाइटली नहीं बंधे होते हैं, इतने स्ट्रांगली जो है बंधे हुए नहीं होते हैं। यदि हम एक प्रकार से मॉडल की कल्पना करें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बहुत सारी बॉल्स, गेंदे स्प्रिंग से अलग अलग स्ट्रेंथ की स्प्रिंग से बंधी हुई हैं, मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो एटम्स हैं, एटम्स को हम मान रहे हैं बॉल्स, अलग अलग एटम्स हैं तो अलग अलग साइज की बॉल्स हो गई और वो केमिकल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। तो यहाँ जो स्प्रिंग है उसको हम मान लेते हैं केमिकल बॉन्ड। तो अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स हैं तो उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो हम किसी मॉलिक्यूल को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि अलग अलग साइज की बॉल्स जो हैं अलग अलग स्ट्रेंथ की स्प्रिंग से बंधी हुई हैं। तो अब क्या होता है कि इनके अंदर मोमेंट हो सकता है, इनके अंदर गति हो सकती है, इनके अंदर पोजीशन में चेंजेज हो सकते हैं। दो प्रकार के चेंजेस हो सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि जब किसी मॉलिक्यूल्स के द्वारा IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है, जस्ट ऐसे देखेंगे यहाँ कोई लाइट सोर्स है जिसमें IR रेडिएशन जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैंने फॉर्मल एल्डिहाइड एक अणु के बारे में लिखा है और यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है। ये स्कीमेटिक डायग्राम है किसी IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। तो जब ये IR रेडिएशन इस पे पास होती है और इसके द्वारा यदि अवशोषण होता है तो यहाँ डिटेक्टर के द्वारा पता चल जाता है। लेकिन यदि अवशोषण नहीं होता है, यदि IR रेडिएशन का अवशोषण नहीं होता है तो ये अवशोषण क्यों नहीं होता है, इसके लिए हम ये समझते हैं कि हर केमिकल बॉन्ड के लिए वाइब्रेशन होने के लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी की आवश्यकता होती है। अलग अलग केमिकल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में, तो यदि वाइब्रेशन होगा तो जैसे स्प्रिंग मैंने बताया, केमिकल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो स्प्रिंग से मैंने इसकी तुलना की है, तो उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए इस जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये जो कंपन होते हैं अणु के अंदर, इन कंपन के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं और फिक्स होते हैं। तो यदि वह एनर्जी या वह फ्रीक्वेंसी यदि हम इस मॉलिक्यूल को देते हैं तो पर्टिकुलर वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है उसके अंदर उस एम्पलीट्यूड की वृद्धि हो जाती है, वो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, अवशोषण होता है। यदि उससे कम या उससे अधिक, यदि वैसा फ्रीक्वेंसी का यदि कोई IR रेडिएशन पास किया जाएगा तो अवशोषण नहीं होगा। तो वो हम कहेंगे अवशोषण नहीं होने से, जैसे ये IR रेडिएशन है, मान लीजिए कि कार्बन ऑक्सीजन के अंदर ये डबल बॉन्ड है और इसके अंदर 2 हर्ट्ज का रेडिएशन यदि पास किया जाएगा तो इसके अंदर स्ट्रेच होगा या वाइब्रेशंस होंगे। 2 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 2 साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में क्या होंगे, 2 साइकिल्स होंगे, यूं इस प्रकार से। तो यहाँ पर यदि हमने 1 हर्ट्ज का रेडिएशन इसको दिया मॉलिक्यूल को तो क्या होगा, अवशोषण नहीं होगा और वो क्या हो जाएगी, लाइट ऐसे ही निकल जाएगी। इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट, पारगम्य लाइट, इसका अवशोषण नहीं हुआ।
तो जो IR स्पेक्ट्रम है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि IR स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारे पीक्स होते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, जिससे हमें बहुत अधिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है मॉलिक्यूल की संरचना के बारे में। जो यहाँ IR स्पेक्ट्रम, टिपिकल IR स्पेक्ट्रम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का होता है, वो होता है प्रतिशत पारगम्यता। y अक्ष में होती है प्रतिशत पारगम्यता, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। जैसे मान लीजिए 100% अवशोषण नहीं हुआ और बिल्कुल बाहर निकल गई, तो 100% ट्रांसमिटेड लाइट है। जैसे ये 1 हर्ट्ज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कहने या वेव नंबर, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपके क्या है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। इस केस के अंदर आपने क्या किया, 1 हर्ट्ज की लाइट जो है IR रेडिएशन, IR विकिरण इस मॉलिक्यूल को दी, लेकिन अवशोषण नहीं हुआ, तो 100% क्या हो गया इसका, 100% इसका पारगम्यता हो गई, ट्रांसमिशन हो गया। अब आपने क्या किया, 2 हर्ट्ज की लाइट में इसको आपने प्रोवाइड की, तो अवशोषण होगा और वाइब्रेशन होगा। तो यहाँ पर डिटेक्टर के द्वारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर काली लाइन आ जाएगी, है ना, तो डिटेक्ट कर लेगा उसको ये डिटेक्टर। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 हर्ट्ज, तो अवशोषण हो गया, कंप्लीट अवशोषण हो गया, तो जीरो ट्रांसमिटेंस हो गई। अब मान लीजिए ये कार्बन और हाइड्रोजन, इसके लिए 3 हर्ट्ज या 4 हर्ट्ज, तो ये 4 हर्ट्ज मान लेते हैं यदि इसको फ्रीक्वेंसी इसकी चाहिए वाइब्रेशंस के लिए। तो जब हम वापस क्या है 3 हर्ट्ज का यदि हमने कोई IR विकिरण पास किया, तो क्या होगा, 100% ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये 3 हर्ट्ज, ये उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये 100% ट्रांसमिशन हो गया। इसी प्रकार से जब आपने क्या किया, 4 हर्ट्ज का विकिरण जो है इस मॉलिक्यूल की तरफ पास किया, तो यहाँ पर क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा है वो कितनी है, 4 हर्ट्ज है, तो 4 हर्ट्ज जैसे ही आप इसको प्रोवाइड करेंगे तब क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा और यहाँ पर जीरो ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम इसको मिलाते हैं तो ये IR स्पेक्ट्रम इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% अवशोषण नहीं होता है, और कुछ अवशोषण 100% नहीं होने से फिर उसकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी पीक आ सकती है, 100% ट्रांसमिशन नहीं भी होता है, कि और भी फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से ये सिग्नल्स आते हैं। तो ये डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं ये अलग अलग केमिकल बॉन्ड के कारण आते हैं, इनको हम पहचान सकते हैं। हमारे पास एक आदर्श रेफरेंस टेबल है, उस रेफरेंस टेबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज हैं, और हमें पता है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप की कितनी फ्रीक्वेंसी अवशोषण होने के बाद इसमें संक्रमण होता है। तो जब हम ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो इस स्पेक्ट्रम को हम जिससे ज्ञात करते हैं वो कहलाता है IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो हम IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आता है उसकी जो पीक्स हैं, इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, और हमारे पास जो ऑलरेडी रेफरेंस टेबल है, रेफरेंस वैल्यूज हैं, आदर्श वैल्यूज हैं, उनके साथ इसका कंपैरिजन करते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं। तो इस प्रकार से ये IR स्पेक्ट्रम हमें इंफॉर्मेशन देता है, ये हमको बताता है क्रियात्मक समूह की उपस्थिति के बारे में। तो यहाँ पर एक लाइट सोर्स किसी मॉलिक्यूल को मिलता है, और जब हमने आपको ये बताया कि पर्टिकुलर वाइब्रेशंस के लिए पर्टिकुलर एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है, यदि वो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट पूरी होती है तभी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर संक्रमण होता है, अदरवाइज क्या होता है, वह अवशोषण नहीं होता है, और वह जो है एज सच ट्रांसमिशन हो जाता है, उसका अवशोषण नहीं होता है, और उसको हम डिटेक्टर से पता कर लेते हैं। अब ये वाइब्रेशंस कितने प्रकार के, कौन कौन से पॉसिबल वाइब्रेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे मैंने इसका उदाहरण आपको बताया, ये फॉर्मल एल्डिहाइड है, इसमें ये एटम्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
कार्बन हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के अंदर सिंगल बॉन्ड और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसमें कार्बोनिल समूह है, C डबल बॉन्ड O समूह है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही किसी मॉलिक्यूल के द्वारा IR विकिरण जो है अवशोषित होंगे तो जो स्प्रिंग्स हैं उस स्प्रिंग्स के अंदर क्या होगा, स्ट्रेच होगा, खिंचाव होगा, तनन होगा। तो इस आधार पर दो प्रकार के मूलभूत कंपन होते हैं। यदि मूलभूत कंपन की हम बात करें, IR विकिरण के अवशोषण के द्वारा किसी कार्बनिक अणु के अंदर दो प्रकार के मूलभूत कंपन हो सकते हैं, जिसको एक हम कहते हैं तनन कंपन, दैट इज स्ट्रेचिंग, तनन कंपन, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ये एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर और ये दूसरा एटम है, इसके बीच के अंदर ये स्प्रिंग है, केमिकल बॉन्ड से बंधा हुआ है। तो स्प्रिंग की तरह हम इसको यहाँ बता रहे हैं और ये इस प्रकार से स्प्रिंग से बॉल्स जो है आपस में जुड़ी हुई है। तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कब होते हैं कि जब हम इनको ऊर्जा देते हैं, IR विकिरण के रेडिएशन का अवशोषण होता है, तो इनमें ये जो दो एटम है इनके बीच की दूरी कम या ज्यादा होती है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स डिक्रीजेस और इंक्रीजेस लाइक दैट, कम और ज्यादा होती है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेच करना। जैसे मान लीजिए ये दो बॉल है तो इसके बीच की दूरी कम हुई, कंप्रेस हुआ तो, और रिलीज करेंगे तो दूरी बढ़ जाती है। इस प्रकार का जो वाइब्रेशंस होता है दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचिंग। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस, ये जो मूवमेंट होता है एटम्स का एक दूसरे की तरफ, वो बॉन्ड एक्सिस के अलोंग होता है, ये बॉन्ड एक्सिस को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार का जो कंपन हुआ है किसी, जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड है, ये स्प्रिंग मान लीजिए डबल स्प्रिंग है, तो ये इसके पास आएंगे, इसके दूर जाएंगे, इसके पास आएंगे, लेकिन इसी एक्सिस पे जो है इनका मूवमेंट होगा। इन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच की दूरी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है ड्यू टू द वाइब्रेशंस। तो दैट टाइप ऑफ द वाइब्रेशन इज नोन एज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। दूसरे प्रकार के होते हैं, उनको हम बोलते हैं बंकन कंपन। बंकन कंपन दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशंस। बेंडिंग वाइब्रेशंस के अंदर क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं बॉन्ड एक्सिस के अलॉन्ग। जो बॉन्ड एक्सिस है, जो बंद अक्ष है, उसके आगे पीछे उनका मूवमेंट होता है और वो अपने एक्सिस से जो है डिस्टेंस हो जाता है उनका, उस एक्सिस को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं। इसका जो मूवमेंट इस प्रकार से होता है कि ये एक्सिस के आगे पीछे मूवमेंट करते हैं। जैसे ही इनके पास ऊर्जा आती है तो ये कंपन करने लगते हैं। और ये कंपन कैसा होता है, ये जो बॉन्ड एक्सिस है उसके आगे और पीछे मूवमेंट इनका होता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये अगर एक्सिस है तो ये उनका ये मूवमेंट इस प्रकार से होता है, एक्सिस के आगे पीछे उनका मूवमेंट होता है। इस प्रकार का जो कंपन होगा उसको हम बोलेंगे बेंडिंग वाइब्रेशन। So there are two types of the fundamental vibration takes place because organic molecule due to the absorption of IR radiations. That is one is stretching vibrations, another is the bending vibrations. और ये अच्छी तरह जानते हैं कि किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है या मूवमेंट की कंपैरिजन में। तो ये है कि जितने भी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हैं उसके लिए हायर फ्रीक्वेंसीज में एब्जॉर्प्शन होगा एज कंपेयर्ड टू द बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। जैसा कि पहला मैंने आपको बता ही दिया है, स्ट्रेच के अंदर क्या होता है, दो एटम्स के बीच की दूरी कम या ज्यादा होती है। इस आधार पे दो प्रकार के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं। एक को कहते हैं सममित सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। इसके अंदर
दो एटम के बीच की दूरी, जो मूवमेंट ऑफ द टू एटम्स टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम इज इन द सेम डायरेक्शंस, दोनों का जो मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। दूसरे प्रकार के होते हैं असममित स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिक। इसके अंदर जो मूवमेंट है एटम्स का, एक एटम जो है वो दूसरे सेंट्रल एटम के पास आ रहा है, जबकि एक उससे दूर जा रहा है। एक का मूवमेंट तो क्या है, टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम, और अनदर इज डिपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल एटम। इस प्रकार का यदि स्ट्रेच होता है उसको हम बोलते हैं असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो दो प्रकार के त्वरण कंपन होते हैं। नाउ बेंडिंग वाइब्रेशंस, चार तरह के बंकन कंपन हैं, उनको हम यहां देख लेते हैं। बेंडिंग, इसको डिफॉर्मेशन भी कहते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस, बंकन कंपन, ये चार तरह के होते हैं, इसको हम अच्छी तरह से समझें। एक है सीजरिंग, सीजरिंग यहां पर जैसे वैगिंग है, ये बंकन कंपन है, तो इनका मूवमेंट क्या होता है, बॉन्ड एक्सिस के आगे पीछे होता है। तो सीजरिंग कंपन जब होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। जैसे कैंची चलती है, सीजरिंग का मतलब है कैंची, जैसे कैंची का मूवमेंट होता है एक दूसरे के सामने आना, आमने सामने आना, तो उस प्रकार का मूवमेंट होता है, कैंची की तरह मूवमेंट होता है इस प्रकार के वाइब्रेशंस के अंदर, उसको हम बोलते हैं सीजरिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस। दूसरे प्रकार के जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हैं उनको हम बोलते हैं रॉकिंग, दैट इज रॉकिंग बेंडिंग वाइब्रेशंस। इसके अंदर क्या होता है, जो मूवमेंट होता है एटम्स का, वो दोनों का मूवमेंट जो होता है वह सेम डायरेक्शन में होता है। दोनों एटम जो है किसी सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में साथ साथ इधर जाते हैं और साथ साथ इधर आते हैं, दोनों का जो मूवमेंट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है। इस प्रकार का यदि कोई बेंडिंग वाइब्रेशन है उसका नाम है रॉकिंग। ये रॉक डांस जो होता है उसके ऊपर इसका नाम रखा है रॉकिंग। अनदर वन इज वैगिंग, इट इज अ वैगिंग बेंडिंग वाइब्रेशन। अब यहां तक जो सीजरिंग और रॉकिंग ये प्लेन के अंदर ही हो रहा है, तल के अंदर ही हो रहा है, लेकिन वैगिंग इस प्रकार के बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं जिसमें दोनों एटम जो है बॉन्ड एक्सिस के ऊपर जाते हैं, मूव्स अप एंड द बिलो, दोनों का जो डायरेक्शन है वो मूव्स अप एंड मूव्स डाउन साइमल्टेनियसली, दोनों साथ साथ ऊपर जाएंगे, दोनों साथ साथ जो है एटम्स नीचे आते हैं किसी सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट। इस प्रकार से डायग्रामेटिकली इसको हम समझते हैं प्लस प्लस, दैट इज ये दोनों ऊपर जा रहे हैं वैगिंग और दोनों साथ साथ ही नीचे आ रहे हैं। और चौथे प्रकार का कहलाता है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग, तो ट्विस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो ये तल के ऊपर नीचे इसका मूवमेंट होता है, एक ऊपर की ओर जा रहा है और दूसरा जो है नीचे की ओर आ रहा है साथ साथ। इस प्रकार से जो है इनका मूवमेंट होता है, एक ऊपर की ओर जाता है दूसरा नीचे की ओर जाता है, तो ट्विस्टिंग डांस होता है, उस प्रकार से इसका नाम रखा गया। तो चार प्रकार के यहाँ पर बेंडिंग वाइब्रेशंस हो गए, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। इट इज ऑल अबाउट द फंडामेंटल वाइब्रेशंस। कल हम देखेंगे किस प्रकार से वाइब्रेशनल स्टैटिक फ्रीक्वेंसी की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। गुड लक।